टू एस्पिरेंट्स बॉक्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इस सीरीज़ में कि कैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिश राज ने अपने पूरे इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया। तो इस सीरीज़ में हमने पहले अपना रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया है, ठीक है। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। तो सर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद हमारा एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है जो जिसका काम सिर्फ ये होता है कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो जो गलतियाँ हुई थी उनको सही करना है, ठीक। तो पिट्स इंडिया एक्ट ये आया था, आपका रॉयल एसेंट आया था 13 अगस्त 1784, कमेंस हुआ था 18 मई को, और फिर इसको हटा दिया गया फाइनली 1916 में 1 सितंबर। किसके नाम पे आया था सर? ये विलियम पिट, जो कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ऑफ यूके एट एज 24, उनके नाम पे विलियम पिट जो उस टाइम पे पीएम थे उनके नाम पे ये आया था, विलियम पिट द यंगर। ओके, तो सर सबसे पहले हम देखेंगे इसके रीजंस क्या क्या है, ठीक है, बैकग्राउंड एंड रीजंस। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो फेलियर, जो चीज़ें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की वजह से गलतियां हुई उसको सही करने के लिए ये सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहला जो दिक्कत हुई वो था ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फेसिंग द फाइनेंशियल इशूज़। कैसे सर? इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। इसमें क्या हुआ सर? लॉस ऑफ टी मार्केट इन अमेरिका। इन्होंने जो डच से स्मगल करके बहुत सारे टी बैग्स टी मंगवाए थे वो सारे अमेरिका में नहीं बिक पाए, जिसकी वजह से इनको घाटा हो गया। उसके बाद सर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ये तो हम जानते ही हैं, धीरे धीरे कैसे ये अपना आधिपत्य इंडिया में बढ़ाते जा रहे थे, जिसमें खर्चा बहुत आता है, ठीक। उसके बाद करप्शन अमंग इट्स ऑफिशियल्स, इस चीज़ को कम करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था, बट स्टिल ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंकरप्सी को फेस किया, बैंकरप्ट हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश पब्लिक को काफ़ी शॉकिंग लगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनी सर्वेंट्स थे जिनको हम नवाब भी बोलते थे वो लगातार रिच होते जा रहे थे, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे घाटे में जा रही? तो दिस वॉज अ रीज़न कि हमें पिट्स इंडिया एक्ट फिर उन्हें मतलब लाना पड़ा था। द सेकंड रीजन वॉज मिलिट्री सेटबैक्स। मिलिट्री सेटबैक्स अभी हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट में कैसे एंग्लो मैसूर वॉर में ये हारे थे, तो उसी तरह से सर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी। कैसे स्टार्ट हुआ था सर? इट वॉज स्टार्टेड विद ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 और खत्म हुआ बाय ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782। इसकी भी एक लंबी कहानी है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है आपका ब्रिटिश और नारायण राव के बीच में। क्यों सर? एक्चुअली उस टाइम पे रघुनाथ राव पेशवा बनने वाले थे, जिन्होंने मतलब पेशवा आपके नारायण राव थे, बट रघुनाथ राव जो उनके चाचा लगते थे वो ब्रिटिश की हेल्प से नारायण राव को हराना चाहते थे। तो उन्होंने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की 1775 में, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश को क्या दे दिया? सैलसेट और बसीन। रिटर्न में उनको 2500 सोल्जर्स मिलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, और मराठास ये भी प्रॉमिस करते हैं कि वो फ्रेंच की हेल्प नहीं करेंगे, ठीक। बट अब इसके बाद फिर ये वॉर होती है जिसमें नारायण राव हार जाते हैं और रघुनाथ राव पेशवा बनते हैं। लेकिन वैरन हास्टिंग ने साथ ही साथ एक नई ट्रीटी साइन कर ली जिसको ट्रीटी ऑफ पुरंदर बोलते हैं 1776 में। किसके साथ सर? नाना फडणवीस। कौन थे ये? ही वॉज अ मराठा मिनिस्टर। तो रघुनाथ इसमें इस ट्रीटी में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ पुरंदर में रघुनाथ राव को पेंशन मिलेगा और सैलसेट ब्रिटिश ही रखेगी, ठीक है। लेकिन ये वायलेट होता है बाई ब्रिटिश। ब्रिटिश ने इसको वायलेट किया बाय मेकिंग द एस्टैब्लिशमेंट एट बॉम्बे। मराठास की टेरिटरी में अपना एस्टैब्लिशमेंट बनाना एक तरह से इस ट्रीटी के खिलाफ हुआ, और रघुनाथ राव को भी शेल्टर इन्होंने दे दिया। फिर नाना फडणवीस ने भी इसको वायलेट किया 1777 में। उन्होंने क्या किया कि फ्रेंच को, जो मतलब फ्रेंच की हेल्प करने से मना था, बट इन्होंने फ्रेंच को एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट बनाने का इजाज़त दे दिया, ठीक। तो इन सब चीज़ की वजह से एक आपका बैटल ऑफ वडगांव होता है। बैटल ऑफ वडगांव पुणे के पास में ही है, जिसमें महादजी शिंदे जीत जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर हार जाती है। तो इसमें एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वडगांव 1779 में। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे बैटल्स होते हैं, और लास्ट में आकर के ट्रीटी ऑफ सलबाई की वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म होता है, ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में। इसमें क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को सैलसेट वापस मिल जाता है। मराठा जो है वो हैदर अली के खिलाफ लड़ने में ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करेगी, ये भी वादा होता है। मराठास फ्रेंच का सपोर्ट नहीं करेगी, और माधव राव को पेशवा बना दिया गया फाइनली। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि माधव राव विल बी द नेक्स्ट पेशवा, ठीक है। तो ये सारे जो बैटल्स जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी हारती है, ये सारे सेटबैक्स थे जिसकी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। और द लास्ट रीज़न, एक और रीज़न था कि सर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब वो ट्रेडिंग से रूलिंग की तरफ बढ़ रही थी, और विदाउट एनी एक्सपीरियंस, क्योंकि दैट वॉज जस्ट अ कंपनी, उसके पास एक्सपीरियंस तो था नहीं रूल करने का। वो क्या कर रही? रूल कम बट एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन ज़्यादा कर रही थी सिविलियंस पे, इंडियंस पे, क्योंकि इनके अंडर में आता था रेवेन्यू, जैसा हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा करने लगे, और लोकल पॉलिटिक्स में भी इंटरफेरेंस करने लगे, ठीक है। तो ये सारे रीजन थे पिट्स इंडिया एक्ट आने के। तो सर फाइनली पिट्स इंडिया एक्ट आपका आता है 1784 में। इससे होता क्या क्या चीज़ें हैं? तो सर सबसे पहले डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल आया आपका। डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल में क्या मतलब हुआ कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो डिफेक्ट्स थे उनको रेक्टिफाई करने के लिए डुअल सिस्टम में डुअल गवर्नमेंट कर दी गई। जैसे अगर आपको याद हो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हमने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को स्टैब्लिश किया था, जो कि क्या कर रहा था
कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारी गतिविधियों के ऊपर नजर रख रहा था, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा लिंक ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में रखने वाले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। अब इन्होंने क्या किया, डुअल गवर्नमेंट कर दिया कि सारे कॉमर्शियल फंक्शन जो होंगे जैसे कि सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे विद 24 मेंबर्स, और जो पॉलिटिकल फंक्शंस होंगे, अफेयर्स ऑफ इंडियंस एंड अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो डाल दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास, जो कि नया एस्टैब्लिश हुआ विद 6 मेंबर्स इन इट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 मेंबर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स, ठीक है। और 6 मेंबर्स में आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ एक्सचेकर एंड 4 अदर मेंबर्स। एक्सचेकर एक्चुअली क्या होता है, चांसलर ऑफ एक्सचेकर आप एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर समझ सकते हो, ठीक है, फाइनेंस की सारी चीज़ों को देखने का काम इसका होता है। और आपको याद होगा रेगुलेटिंग 1773 से इन्होंने एक गवर्नर जनरल की 4 मेंबर की काउंसिल भी बनाई थी। देखिए यहाँ हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, विद 24 मेंबर्स, जो कि क्या कर रही थी, कंपनी के डे टू डे अफेयर्स और कमर्शियल फंक्शंस को देख रही थी। अभी उन्होंने डुअल गवर्नमेंट कर दी, ठीक है, अभी उन्होंने डुअल गवर्नमेंट कर दी, जिसमें कॉमर्शियल फंक्शंस दे दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, पॉलिटिकल फंक्शंस दे दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और उसके बाद इन्होंने जो इनकी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी 4 मेंबर्स के साथ, ये भी इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट से ही बनाया था, उसको रिड्यूस करके 4 से 3 मेंबर की कर दी। समझ रहे हो, 4 से 3 मेंबर की कर दी गवर्नर जनरल की काउंसिल। लेकिन ये भी एक तरह का ड्रॉबैक ही है, कैसे, अभी हम आगे देखेंगे। और जो इन्होंने किया पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, दैट वाज दी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज, कि भैया जितने भी सिविल ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के इलीगल प्रॉपर्टीज़ है इंडिया और ब्रिटेन में, उनको बहुत ही बुरी तरीके से पनिश किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती है पिट्स इंडिया एक्ट से। देख लेते हैं इसके ड्रॉबैक क्या थे पिट्स इंडिया एक्ट के। तो सबसे पहला ड्रॉबैक, सर कोई क्लियर लाइन नहीं थी बिटवीन द फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में। इन दोनों के बीच में कोई क्लियर मतलब फंक्शंस डिवाइडेड नहीं थे, तो इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो जाते थे, कन्फ्यूजन्स होते थे, ठीक है। ये ड्रॉबैक्स हुए आपके पिट्स इंडिया एक्ट के। और दूसरा, जो इन्होंने रिड्यूस किए मेंबर्स गवर्नर जनरल की काउंसिल से 4 से 3 तक, तो वो क्या किया, उसने गवर्नर जनरल की पावर को वापस इंक्रीज कर दी। पहले 4 लोग की बात माननी पड़ती थी, अब सिर्फ 3 की माननी पड़ेगी, समझ रहे। तो गवर्नर जनरल की पावर अल्टीमेटली इंक्रीज हो गई इसके चक्कर में, जो कि इनको कम करनी थी। तो ये इसके ड्रॉबैक्स से पिट्स इंडिया एक्ट के। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम आगे देखेंगे चार्टर एक्ट्स, ठीक है, चार्टर एक्ट्स, तो उसके लिए बने रहिए। बाकी फॉलो दी एस्पिरेंट्स बॉक्स। थैंक यू।